ये कहानी एक गांव की है। एक गांव जो देखने में दूसरे गांव की ही तरह था। छोटे मोटे घर, अशिक्षित लोग, धन का अभाव और जरूरी सुविधाओं की कमी। मतलब गांव शब्द सुनने के बाद दिमाग में जो तस्वीर आती है, ये जगह उस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय किसानी और जानवरों से संबंधित ही था। मतलब दूध का व्यापार, भेड़ बकरियां, गाय और भैंस, सारे व्यवसाय इनसे ही संबंधित थे। ये गांव कोई छोटा भी नहीं था, बल्कि आसपास के गांव की तुलना में काफ़ी बड़ा था। बड़ा होने की वजह से ये गांव दूसरे गांवों की तुलना में अधिक संपन्न भी था। यहाँ पर करीब 100 के आसपास घर रहे होंगे। गांव की संपन्नता की वजह से आसपास के लोग इस गांव में किसी न किसी तरह से बसना चाहते थे। वैसे तो गांव वाले बाहरी लोगों का दिल खोलकर स्वागत करते थे, लेकिन इस गांव का एक बड़ा विचित्र नियम हुआ करता था। गांव का कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर की लड़की से शादी करके उसे वापस गांव पे नहीं ला सकता था। अगर कोई लड़का ऐसा करता तो उसे गांव से निकाल दिया जाता। इस अजीब नियम का कारण था एक डरावना किस्सा, जो सदियों से गांव वाले आपस में एक दूसरे से कहते हुए और नई पीढ़ी को समझाते हुए आ रहे थे। बात करीब करीब 500 से 600 साल पहले की होगी। गांव वाले कहते हैं कि यहाँ पर पहले एक चुड़ैल का आतंक था। ये चुड़ैल गांव से जानवरों का शिकार करती और गांव के बच्चों को उठाकर ले जाती थी। बच्चों के साथ वो क्या करती थी, ये तो किसी को ठीक ठीक से नहीं पता, लेकिन सबका अंदाज़ा ये था कि ये पक्का उनकी बलि चढ़ा देती है। उसके द्वारा उठाए गए बच्चों को कभी दोबारा नहीं देखा गया, जैसे उनका अस्तित्व ही मिट जाता। अगर ये चुड़ैल किसी बच्चे को उठाकर ले जाए तो फिर उसके दोबारा मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। सारा गांव इस चुड़ैल के आतंक और इसके भय के तले जी रहा था। हद तो तब हो गई जब चुड़ैल ने गांव के सबसे अमीर परिवार का भी एक बच्चा उठा लिया। ये परिवार जमींदारी का काम करता था, इसीलिए रौब और क्रूरता परिवार की रगों में दौड़ती थी। ये लोग वैसे तो गांव की समस्याओं से कोई इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन जब खुद का बच्चा उठा लिया गया तब जाकर इनका खून खौला। जमींदार परिवार की जो सबसे बड़ी बहू थी, वो पूरे गांव में सबसे ज़्यादा समझदार थी। वो खुद भी दूसरे गांव से शादी करके इस गांव में आई थी। उस रौबदार परिवार में शायद सबसे भली और नेकदिल वही थी। पूरे गांव में उसे बेहद सम्मान दिया जाता था और उसे पूरे गांव की बहू माना जाता था। उसने ही चुड़ैल को पकड़ने के लिए जमींदार परिवार के मर्दों और गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उनकी योजना सफल भी हुई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसको पकड़ने के लिए उन्होंने तरह तरह की अभिमंत्रित चीज़ों का इस्तेमाल किया, जैसे भाले, तलवार, जंजीरें और भी अलग अलग तरीक़ों के हथियार। इन सब चीज़ों की सहायता से उन्होंने चुड़ैल को कमज़ोर करके उसे लगभग मार डाला था, लेकिन किसी तरह वो चुड़ैल उनसे छूट गई और मरने से बच गई। एक बार जंजीरों से आज़ाद होने के बाद उसकी शक्तियाँ थोड़ी वापस लौटी और वो किसी जानवर के जैसे कूदते हुए घरों की छतों पर जा लगी। एक छत से दूसरी छत पर कूदते हुए वो गांव वालों की आंखों और उनकी पहुंच से बहुत दूर हो गई। लेकिन जाने से पहले उसने गांव वालों को एक चेतावनी दे डाली थी। ये चेतावनी खास तौर पर जमींदार परिवार के लिए थी। तुम्हारी उस बहू की वजह से मेरी आज ये हालत हुई है। देखना, एक दिन मैं भी इसी गांव की बहू बनकर आऊंगी और इस पूरे गांव और ख़ास तौर पर तेरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। इस गांव में वीराने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। एक परिंदा भी यहाँ पर नहीं मारेगा। ये मेरा श्राप है। ऐसी भयानक बातें कहने के बाद वो चुड़ैल वहाँ से भाग गई। गांव वालों ने उसे ढूंढने और पकड़ने की ज़्यादा कोशिशें नहीं की। अगर वो वापस आती भी तो भी अब गांव वालों के पास उसको पकड़ने और मारने का तरीका था। वो चुड़ैल तो वापस नहीं आई, लेकिन गांव में एक नियम बन गया, कोई भी लड़का बाहरी लड़की से शादी करके उसे अपने गांव में नहीं लाएगा। अगर वो शादी करता है तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। गांव वालों को डर था कि कहीं ये चुड़ैल बहू का वेश बनाकर गांव में ना आ जाए।
खैर, ये तो एक कहानी है जिसे गांव वाले सुनाया करते हैं। यही कहानी कारण है जिसकी वजह से गांव के लड़के दूसरे गांव से ब्याह करके यहाँ पर बहुएं नहीं लाते। इस नियम का पालन पहले बहुत ही कड़ाई से किया गया, कम से कम कुछ पीढ़ियों द्वारा। तो समय के साथ और नई पीढ़ी के आने के बाद ये घटना महज एक किस्सा कहानी समझी जाने लगी। जिन लोगों ने इस घटना को साक्षात देखा था वो तो कब के स्वर्ग सिधार चुके थे। नई पीढ़ी जो अब थोड़ी पढ़ी लिखी है, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। ऊपर से अगर गांव के ही अंदर अंदर सारी शादियां होंगी तो एक न एक समय ऐसा आएगा जब गांव में लड़कियों की ही कमी पड़ जाएगी। समय के साथ ऐसा ही हुआ। गांव में लड़कियों का अकाल पड़ गया। गांव के युवा वैसे ही इस घिसी पिटी कहानी से उकताए थे और इस पर आग में घी का काम एक दूसरी घटना ने कर दिया। बाहर शादी ना करने का जो नियम बनाया गया था, ये उस जमींदार परिवार ने ही बनाया था। अब जब शादी लायक लड़कियों का अकाल पड़ गया तो ये नियम भी उसी परिवार के नई पीढ़ी के युवकों ने तोड़ दिया। वो दूसरे गांव से ब्याह करके नई बहुएं अपने गांव में ले आए। उन्होंने चुड़ैल के श्राप की कहानी की जरा भी परवाह नहीं की। उनकी इस हरकत पर जमींदार परिवार के लोगों ने विरोध प्रकट किया और गांव वालों ने डरते हुए सब कुछ चुपचाप देखा। लेकिन समय के साथ जब उनकी उस हरकत से कुछ भी बुरा नहीं हुआ तो पूरे गांव में यह आत्मविश्वास जाग गया कि चुड़ैल की कहानी बस कहानी थी। इसके बाद तो इस शादी के नियम की धज्जियां उड़ा दी गई। जो चाहे जिस गांव में शादी करने लगा। देखते ही देखते गांव में कई बहुएं ऐसी हो गई जो बाहर के गांव की थी। आज की तारीख में इन सब बातों को 500 से 600 साल बीत चुके हैं। गांव में पहली बाहरी बहू करीब 400 साल पहले आई थी। उसके बाद भी आज कई और भी बाहरी बहुएं आ चुकी हैं, लेकिन गांव में कुछ भी अनर्थ नहीं हुआ। अब तो लोग इस कहानी को जैसे भूलने लगे थे। वो तो अपनी नई पीढ़ी को इस कहानी और अंधविश्वास से दूर ही रखते, लेकिन उन्हें इस कहानी को पूरी तरह से नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे छुटकारा पाने के लिए उन्हें इस कहानी और इससे मिली सीख को कंठस्थ करने की ज़रूरत होगी। गांव में उस जमींदार के वंशज आज भी हैं। आज वो सिर्फ इस गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे गांव में भी सबसे अमीर हो चुके हैं। सब उन्हें सेठ जी कहते हैं। उनका रौब इतना है कि लोग उनसे बात करने में भी डरते हैं। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन उनके परिवार का इतिहास ऐसा है कि लोग उनका असली चरित्र कभी समझ ही नहीं सके। उनकी खुद की कोठी में जो लोग काम करते हैं वो बताते हैं कि सेठ जी खुद भी अधिक किसी से बात नहीं करते, लेकिन वो अच्छे इंसान ही हैं, अपने पूर्वजों के जैसे नहीं हैं। सेठ जी के 3 बेटे थे। तीनों में 1 से 2 साल का ही अंतर था। सेठ जी ने तीनों की शादी एक ही दिन में एक ही मंडप में करा दी। ये तीनों बहुएं भी आपस में बहनें थीं। इनके नाम अनिका, कनिका और मनिका थे। इस तरह से गांव में एक साथ 3 नई बहुएं मिली। बड़ा ही भव्य समारोह और दावत हुई थी उस दिन। लेकिन इस खुशी के दिन भी कुछ ऐसी मनहूस घटनाएं हुई जो आने वाले कठिन समय का शायद संकेत दे रही थी। दावत में जिन भी लोगों ने खीर खाई वो थोड़ी ही देर में बीमार पड़ने लगे। उनको उल्टियां आने लगी। पता चला कि खीर में छिपकली गिर गई थी, जिसकी वजह से वो जहरीली हो गई थी। ऊपर से उस दिन साफ मौसम में भी इतने जोर की आंधी चली कि सारा तामझाम ही उड़ गया। और सबसे बुरी बात ये कि नई बहुओं के हाथ से गांव की कुल देवी को जो दिए जलाए गए थे वो भी बुझकर जमीन पर गिर गए थे। गांव में किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं गया कि ये सब घटनाएं एक बड़े हादसे का संकेत कर रही थी। अगली सुबह बाकी की ही तरह एक साधारण सुबह थी। गांव के चरवाहे रामलाल की पत्नी रत्ना सुबह उठी और अपने मवेशियों के बाड़े में जाने लगी, लेकिन वहां अंदर जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर रामलाल और बाकी के कुछ लोग भी वहां पर आ गए। बाड़े के अंदर का नज़ारा देखकर वो भी हैरान थे। अंदर उनकी 2 से 3 बकरियां और एक गाय का शत विक्षत शरीर पड़ा हुआ था। किसी ने उनको चीर फाड़ कर रख दिया था।
उनके शरीर का कुछ हिस्सा खाया गया था और कुछ हिस्सा वहीं पर पड़ा हुआ था। शायद से कोई शिकारी जानवर बाड़े में रात को घुस गया था। जहां रामलाल और बाकी के लोग जानवरों के निशान और उनसे बचने के तरीकों पर विचार कर रहे थे, वहीं रत्ना का दिमाग कहीं और चल रहा था। वो कल रात की हुई मनहूस घटनाओं को आज के इस कत्लेआम से जोड़कर देख रही थी। वो वैसे भी भूतों और आत्माओं में विश्वास रखती थी। लोगों के जाने के बाद उसने रामलाल से कहा, सुनिए, मुझे लगता है कि कल जो हुआ वो एक इशारा था। शायद वो वापस आ गई है। रामलाल को पहले तो समझ में नहीं आया कि रत्ना बोल क्या रही है। फिर उसने उसकी आंखों में बसे डर को समझते हुए धीरे से पूछा, कौन? वो चुड़ैल? जवाब में रत्ना ने धीरे से डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। रामलाल ने लगभग खींचते हुए धीमी आवाज में कहा, पता भी है तू क्या कह रही है? सेठ जी की बहुओं पर इल्जाम लगा रही है तू। अगर ये किसी ने सुन लिया तो वो हमें दीवार में जिंदा चुनवा देंगे। इस पर रत्ना ने फिर से उसी तरह डरते हुए कहा, हाँ लेकिन आप भी तो सोचिए, कितनी ही बाहर की बहुएं आई हैं इस गांव में। अरे मैं तो खुद बाहर की हूँ। वो दूध वाला मिश्रा, वो बनिया गुप्ता, सबके सब बाहर से ब्याह करके यहाँ पर बहुएं लाए हैं। लेकिन हमारे आने से तो कभी कुछ भी नहीं हुआ। अब तो हमारे लिए ये गांव ही घर है। लेकिन वो तीन, कल से ही वो जो आई हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। खीर में छिपकली का गिरना, फिर बेमौसम आंधी, कुलदेवी के दियों का बुझना और गिरना, और अब ये सुबह सुबह गाय की हत्या। मेरी बात मानिए, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। या तो वो वापस आ गई है या फिर आने वाली है। मुझे तो लगता है इन्हीं तीनों में से एक। रामलाल ने उसकी बात खत्म नहीं होने दी और बीच में ही टोक दिया, ऐसा नहीं कहते। 2 और 2 को जोड़कर 22 मत करो। कोई जानवर रात को बाड़े में घुस गया होगा बस। तू तो खुद जाती है ना रोज भेड़ बकरियों को चराने। तूने तो खुद देखी हैं जानवरों की लाशें वहाँ पर जंगल में। और आसपास के गांव से हमें लगभग रोज ही खबर मिलती है ना कि आज उनका ये जानवर मारा गया वगैरह वगैरह। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अब तू ज़्यादा ना सोच। आज रात मैं बाहर मचान पर सोऊंगा। देखता हूँ कौन जानवर आता है, फिर उसी के हिसाब से हम फंदा तैयार करते हैं। रत्ना उसकी बात मान गई। शायद वो सच में ज़्यादा सोच रही थी, लेकिन ये बात उससे अपने तक नहीं रखी गई। दिन खत्म होते होते उसने अपना शक 3-4 और औरतों से कह दिया। उन औरतों ने भी ये संदेह 2-3 और औरतों और अपने अपने पतियों से कह दिया। रात होते होते लगभग 6 से 7 घरों तक ये बात पहुंच चुकी थी। दुर्भाग्य से एक घर ऐसा भी था जिसमें रहने वाले पति पत्नी सेठ जी की कोठी में काम करते थे। उन्होंने भी बातों ही बातों में ये विषय कोठी के अन्य नौकरों से दबी आवाज में छेड़ दिया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, ये बात सेठ जी की नई आई बहुओं के कानों तक भी पहुंच गई थी। सुबह सुबह अपने मवेशियों को खोने की वजह से आज रात रामलाल बाहर सोया था। ऊपर से रत्ना के द्वारा चुड़ैल की बात को भी वो झूठा साबित करना चाहता था। उसको इन सब चीज़ों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। सब कुछ मन का वहम होता है। अगर इंसान को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो उसको अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। रामलाल ये सब सोचते हुए बाहर अपने सोने की जगह पर चला गया। ये सब सोचकर वो इन घटनाओं को एक तर्कपूर्ण नतीजे पर पहुंचा भी रहा था और साथ ही साथ खुद को तसल्ली भी दे रहा था। मचान पर पहुंचकर और लेटने से पहले उसने अपने मवेशियों पर नज़र डाली। एक तरफ सारी बकरियां थी और एक तरफ गाय भैंस। अगर कोई भी जानवर या चोर करीब आकर उनको मारने या ले जाने की कोशिश करेगा तो हल्ले से उसकी नींद आराम से खुल जाएगी। जानवरों को आखिरी बार देखकर तसल्ली से वो सो गया। पता नहीं ये उसके मन की वहम की वजह से था या किसी और, लेकिन उसको नींद में डरावने सपने ही आ रहे थे। उनकी वजह से वो नींद में ही बेचैन हो उठा। रात को गर्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे पसीने आने लगे। कुछ ही देर में उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। हमारा दिमाग जब भी खतरा महसूस करता है तब किसी न किसी तरह से संकेत देता है। ये बात रामलाल को पता थी। एक झटके से रामलाल उठ गया
और उठते साथ ही उसने नज़र अपने मवेशियों पर डाली। सभी जानवर चैन से सो रहे थे। उसने इधर उधर नज़र डालकर अंधेरे में सामान्य से अलग कुछ भी चीज़ देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। शायद मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, इसीलिए नींद खुल रही है, सोचते हुए रामलाल ने पास रखे लोटे से पानी पिया और मवेशियों की तरफ करवट करके लेट गया। अब जब मन थोड़ा शांत हुआ था तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई तेज सांसें ले रहा हो। उसको समझते देर नहीं लगी। यह आवाज़ ठीक उसके मचान की छत से आ रही थी। लेटे हुए ही उसने तेजी से करवट बदली और छत की तरफ देखने लगा। वहां पर जो उसने देखा वो देखकर उसके और भी पसीने निकलने लगे। छत पर एक औरत छिपकली के जैसे चिपकी हुई थी, पीठ के बल। उसके चेहरे के आगे पूरे उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी साड़ी से उसने सिर पर पल्लू भी लगाया हुआ था। इस वजह से उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था और चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा था। उसके सांस लेने की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई जानवर धीरे धीरे गुर्रा रहा हो। चिपके होते हुए भी उसके लंबे नाखून साफ दिख रहे थे। रामलाल को समझते देर नहीं लगी कि रत्ना का शक सही था। जानवरों के मारे जाने के पीछे एक चुड़ैल का ही हाथ था। रामलाल ने चिल्लाने और हिलने डुलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जैसे जड़ हो चुका था। चाह कर भी वो ना तो हिल पा रहा था और ना ही किसी को आवाज दे पा रहा था। ये शायद इस चुड़ैल की ही शक्तियों की वजह से था। उसकी इस बेबसी पर वो चुड़ैल हल्के से हंसी। ये हंसी भी बिल्कुल अमानवीय थी। रामलाल समझ गया, आज शायद उसका आखिरी दिन था। आज ये चुड़ैल जानवरों की बजाय उसी का शिकार करेगी। लेकिन उस चुड़ैल को तो जैसे रामलाल की इस बेबसी और डर को देखकर मज़ा आ रहा था। काफ़ी देर तक वो उसे अपना सिर दाएं बाएं टेढ़ा करके हल्के से हंसते हुए देखती रही। फिर आखिर उसने रामलाल से अपनी डरावनी आवाज़ में कहा, अपनी पत्नी को समझा दे, मेरे काम में दखल ना दे। मैं सिर्फ जानवरों का शिकार करती हूँ, तो मुझे वो चुपचाप से करने दो। अगर मेरे काम में दखल दिया और मेरी असलियत पता लगाने की कोशिश की तो याद रखना, जानवरों को छोड़कर मैं तुम गांव वालों का ही शिकार करूंगी और तुम में से कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देख ली ना मेरी शक्ति अभी। रामलाल ना तो कुछ बोल पा रहा था और न ही अपना शरीर हिला पा रहा था। डरते हुए उसने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया, यह जताने के लिए कि वो समझ गया। अपनी जान बचाने के लिए वो उस चुड़ैल की कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार था। उसके सिर हिलाने पर वो चुड़ैल फिर से उसी डरावने अंदाज में हल्के से हंसी। हंसी रुकते साथ ही गजब की फुर्ती दिखाते हुए वो सीधा रामलाल के ऊपर कूद गई और उसके चेहरे के ठीक ऊपर अपने चेहरे को लेकर आ गई। वो इतनी पास आ गई थी कि उसके बिखरे बाल रामलाल के चेहरे से टकराने लग गए थे। उसकी सांसें रामलाल के चेहरे से टकरा रही थी और उसकी गंदी बदबू रामलाल महसूस कर सकता था। ये बदबू बिल्कुल सड़े हुए मांस की थी। इतनी पास होने के बाद भी चेहरे के आगे बालों की वजह से रामलाल उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन बालों के बीच में से झांकती हुई उसकी आंखें उसने देख ली थी। वो बड़ी बड़ी आंखें पीले रंग की थी और पुतलियां बेहद बारीक, जैसी बिल्ली की आंखें हों। डरने में अगर कुछ कसर बाकी रह गई थी तो उस चुड़ैल की इन आंखों और इस हरकत ने पूरी कर दी थी। फिर से एक तेज हरकत करते हुए वो चुड़ैल रामलाल के ऊपर से कूदी और मवेशियों के बाड़े की तरफ छलांग भर दी। वो बाड़ा मचान से इतना दूर था कि अगर कोई दौड़ कर भी जाए तो उसको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, लेकिन उस चुड़ैल ने यह दूरी सिर्फ 3 छलांगों में पूरी कर दी। उसके दूर जाने के बाद रामलाल अब फिर से हिल डुल सकता था। वो उठकर उस चुड़ैल को देखने लगा। उस चुड़ैल ने झपट्टा मारते हुए एक बकरे को दबोच लिया और वहीं पर चीर फाड़ दिया। फिर उसका मांस मुंह में दबाए वो फिर से छलांग मारती हुई गांव की ही तरफ कहीं गायब हो गई। चुड़ैल के आंखों से ओझल होने के बाद जैसे रामलाल के शरीर से उसका वश पूरी तरह टूटा और वो तेजी से हाँफने लगा। अभी तक तो वो डरा हुआ सम्मोहित सा सब कुछ देख रहा था, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसकी गंभीरता अब उसे समझ में आने लगी। उसने फिर से लोटे से पानी पिया
और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगा। चुड़ैल की चेतावनी से वो अंदर तक हिल गया था और चुड़ैल ने सीधे सीधे उसकी पत्नी के बारे में ही कहा था। यानी कि उस चुड़ैल ने कहीं ना कहीं से सुबह रत्ना की बातें सुन ली थी। रत्ना का ये संदेह गांव के कुछ गिने चुने लोगों को ही पता था। उनमें से कुछ तो सेठ जी के यहाँ काम भी करते हैं। मतलब वो चुड़ैल वाकई में ही गांव में वेश बदल कर रह रही थी और सच में शायद 3 बहुओं में से ही एक है। और तो और अभी अभी वो चुड़ैल बकरे को लेकर वापस गांव की तरफ ही तो गई है। इन सब बातों से रामलाल को रत्ना की बातों पर विश्वास होने लगा था। वो चाहता था कि अभी जाए और सेठ जी के घर के आसपास एक चक्कर लगाए। अगर वो चुड़ैल सच में बहू के वेश में है तो जो बकरा लेकर वो अभी गई है उसका कुछ तो निशान, जैसे खून, मांस या बकरे के बाल आसपास मिल जाएंगे। लेकिन उसे चुड़ैल की चेतावनी याद आ गई और उसने अपना इरादा बदल दिया। चुड़ैल से इस तरह रूबरू होने के बाद अब उसकी हिम्मत बाहर सोने की नहीं थी, इसीलिए वो झट से उठकर वापस घर में चला गया। अंदर रत्ना बिस्तर पर सो रही थी। वो चाहता तो था कि उसे उठाए और जो कुछ भी हुआ वो सब बताए, लेकिन उसने सुबह होने का इंतजार करना ही सबसे बेहतर समझा। अगली सुबह रामलाल रत्ना से भी पहले उठ गया। उठकर वो सीधा सेठ जी की कोठी के पास गया। रात को चुड़ैल ने उसे चेतावनी दी थी कि उसके बारे में पता लगाना बंद करे, लेकिन वो आखिरी शक भी शांत करना चाहता था कि वो चुड़ैल सच में 3 बहुओं में से ही एक है। इसीलिए वो अकेला ही रत्ना के उठने से पहले यहाँ पर आ गया था। कोठी के पास पहुँचने के बाद वो उसके अगल बगल चक्कर लगाने लगा। उसे कुछ तो ऐसा सुराग मिलना चाहिए था जिससे पक्का हो जाता कि वो बकरा यहाँ पर लाया गया हो। कोठी के पीछे का चक्कर लगाते हुए उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। नीचे खून की कुछ बूंदें पड़ी हुई थी। यकीनन इधर पर किसी घायल जानवर या फिर इंसान को लाया गया था और निशानों को देखकर ऐसा साफ समझ में आ रहा था कि उस लाश को अंदर कोठी में ले जाया गया होगा। रामलाल ने जमीन से नज़र उठाकर ऊपर कोठी की तरफ देखा। उसकी नज़र 4 मंजिला कोठी की सबसे ऊपरी मंजिल की खिड़की पर गई। वहां पर जो उसने देखा उससे उसकी पिछले रात की दहशत ताज़ा हो गई। खिड़की में कोई खड़ा था और वो उसे ही देख रहा था। पर्दे की वजह से साफ तो नहीं दिखा, लेकिन इतना पक्का था कि ये किसी महिला का अक्स था। रामलाल के ऊपर बीती रात का डर फिर से हावी होने लगा। वो सिर पर पैर रखकर वहां से भाग गया। उसने निश्चय कर लिया कि वो रत्ना से भी बात करेगा और उसे मनाएगा कि इस विषय पर ज़्यादा किसी से चर्चा ना करे। जब तक रामलाल वापस अपने घर में आया तब तक रत्ना उठ चुकी थी। उसने रामलाल से सवाल किया कि वो सुबह सुबह कहाँ गया था। रामलाल ने उसे जवाब देने से पहले इधर उधर देखकर पक्का किया कि वो अकेले हैं। फिर घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद करके उसने रत्ना को सारी बातें बता दी। उसकी बातें सुनकर रत्ना बेहद डर गई। अंधविश्वासी होने की वजह से उसने रामलाल की बातों पर तुरंत यकीन कर लिया। रामलाल ने रत्ना को चुड़ैल की चेतावनी का हवाला देते हुए कहा कि इस विषय पर आगे किसी से भी बात ना करे। उसके सामने तो रत्ना मान गई, लेकिन मन ही मन उसके अंदर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। अंधविश्वासी होने की वजह से रत्ना को डायन और चुड़ैल से निपटने के कई सारे टोटके पता थे। कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता था। उसने इस चुड़ैल से निपटने के लिए भी एक टोटका लगाने की सोची, पर इस टोटके के लिए उसे उस चुड़ैल के कपड़ों का कुछ न कुछ हिस्सा चाहिए था। इस काम के लिए उसकी खुद की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी, तो उसने गांव के ही 2 आवारा लड़कों को मनाया। उनको पैसे का थोड़ा लालच देने पर वो मान भी गए। वैसे तो उन दोनों को रत्ना की इस चुड़ैल की कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन इतनी आसानी से मिले पैसों को वो कौन मना करे। ऊपर से उन्होंने सोच लिया था कि अगली सुबह कुछ भी फटा पुराना साड़ी का टुकड़ा रत्ना को दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। उस रात को गांव के इन 2 आवारा लड़कों ने चुड़ैल को ढूंढना शुरू किया। इन दोनों को चुड़ैल पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी रात को गांव में घूमने में इनका जी घबरा रहा था। क्या पता सच में मिल जाए चुड़ैल, या फिर कोई चोर लुटेरा या फिर कोई खतरनाक जानवर ही सामने आ जाए। ऐसे में इन दोनों लड़कों ने, जिनके नाम नूरा और कल्लू थे,
अपने साथ में रात में गश्त लगाने के लिए एक तीसरे लड़के को भी मनाया। उसका नाम था शेरा। शेरा गांव का पहलवान था और बिल्कुल निडर। गांव की तरफ से कुश्ती लड़ने वो दूसरे गांव में जाया करता था। नूरा और कल्लू ने शेरा को गांव में रात की पहरेदारी करने के बहाने से मना लिया था। उन्होंने उसे ये नहीं बताया था कि वो इस तथाकथित चुड़ैल के कपड़ों का टुकड़ा लेने के लिए पहरेदारी कर रहे हैं। बस यही कहा कि कुछ लोगों को रातों को गांव का चक्कर लगाते हुए पाया गया है, तो उनके चोर होने का शक है। अब शेरा तो ठहरा पहलवान, वो क्यों अपनी पहलवानी और बहादुरी दिखाने से पीछे हटे, इसलिए वो झट से मान गया। रात में तीनों ही गांव की निर्धारित जगह पर पहुंचे और आपस में निर्णय करने लगे कि किस तरीके से गांव का चक्कर लगाना है। शेरा ने खुद ही हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम दोनों साथ में गश्त करो, मैं अकेला घूमता हूँ। अगर कोई भी हलचल लगे तो मुझे आवाज़ देना, आगे मैं संभाल लूँगा। नूरा और कल्लू दिन में इस चुड़ैल की बात पर हंस रहे थे, लेकिन रात के सन्नाटे और अंधेरे ने उनकी बहादुरी ख़त्म कर दी थी। क्या पता सच में ही कोई चुड़ैल या फिर भूत या फिर कोई जानवर मिल जाए। वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए शेरा का सुझाव झट से मान गए। योजना के हिसाब से वो लोग गांव का चक्कर अलग अलग दिशाओं में लगाएंगे। हर 30 मिनट बाद वो वापस यहीं पर मिलेंगे। कुछ मिनट आराम के बाद फिर वो आपस में दिशा बदल देंगे। ऐसे वो लगभग 2 से 3 घंटों तक ही करेंगे। इस बीच अगर कुछ हुआ तो ठीक है, वरना ऐसे ही कोई फटा पुराना कपड़ा रत्ना को दे देंगे। इस तरह का फैसला करके वो तीनों ही 2 गुटों में बंट गए। शेरा अपनी ही धुन में मस्त चला जा रहा था। चलते चलते वो सेठ जी की कोठी के सामने से गुजरा। रात के अंधेरे में और वीराने में वो कोठी बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि ऐसी कोठी बनवाने के लिए उसे पता नहीं कितनी कुश्तियाँ जीतकर कितना बड़ा पहलवान बनना पड़ेगा। ये सब सोचता हुआ वो चला जा रहा था, तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई दूर पर पायल पहनकर चल रहा हो। शेरा रुक गया और उस आवाज़ को गौर से सुनने लगा, लेकिन उसके रुकते साथ ही जैसे वो आवाज़ भी रुक गई। शायद झींगुर की आवाज़ होगी, रात के सन्नाटे में थोड़ी अलग लग रही है। उसने मन ही मन खुद से कहा और फिर आगे बढ़ने लगा। उसके आगे बढ़ते साथ ही फिर से वो पायल की आवाज़ आने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, ये आवाज़ तेज होती जा रही थी। अब तक ये स्पष्ट हो गया था कि ये कोई झींगुर की आवाज़ नहीं है। यकीनन कोई पायल पहना हुआ शेरा के पीछे पीछे आ रहा था और वो धीरे धीरे पास आता जा रहा था। शेरा फिर से पलटा, लेकिन उसके पलटते साथ ही आवाज़ फिर से बंद हो गई और पीछे फिर से रात के अंधेरे के अलावा कुछ न दिखा। वो फिर भी नहीं डरा। उसने अपना गमछा खोला और अपने हाथ पर मुक्के में बांधने लगा। ये करते हुए वो एक बार फिर से आगे चलने लगा। उसके आगे बढ़ते साथ ही एक बार फिर से वो पायल की आवाज़ उसके पीछे से आने लगी। शेरा का पूरा ध्यान उस आवाज़ पर था। उसने सोचा कि जब वो आवाज़ बिल्कुल उसके पीछे आ जाएगी तब वो फुर्ती से घूमेगा और पीछे जो भी होगा उसको एक घूंसा मारेगा। उसने इसी वजह से अपने हाथ पर गमछा बांधा था। चलते चलते एक समय ऐसा आ गया जब वो पायल की आवाज़ शेरा के बिल्कुल पीछे से आने लगी। पीछे जो भी होगा वो अब उससे एक हाथ की दूरी पर ही रहा होगा। ये बात भांपकर शेरा फुर्ती से पीछे पलटा और अपना मुक्का पीछे खींचकर मारने को हो गया, लेकिन उसके पलटते साथ ही फिर से आवाज़ बंद हो गई और पीछे अभी भी कोई नहीं था। इस बार शेरा भी एक पल के लिए चौंक गया। इतनी पास से इतनी जल्दी गायब हो जाना सचमुच हैरानी की बात थी, लेकिन पीछे कोई नहीं दिखा तो क्या कर सकते थे। वो अपनी गश्त पर चलने के लिए वापस पलटा, लेकिन इस बार वो चुड़ैल अब उसके ठीक सामने आ चुकी थी। उसके पलटने पर वो उसके पीछे इतनी पास थी कि अगर वो पूरा पलटता और एक कदम भी बढ़ाता तो पक्का उससे टकरा जाता। उस भयानक आकृति को अचानक से अपनी इतनी पास देखकर शेरा सकपका गया और पीछे जा गिरा। वो आकृति उसी हुलिया में थी जैसी रामलाल ने देखा था। बदन पर साड़ी, चेहरे के आगे पूरे बाल, सिर पर पल्लू और उंगलियों में तेज नाखून।
ये नज़ारा देखकर एक पल के लिए शेरा भी डर गया और उसका मन हुआ कि भाग जाए, लेकिन फिर उसके अंदर का पहलवान जागा और वो उठ खड़ा हुआ। वो चुड़ैल अभी भी उसी तरह हल्के से गुर्राते हुए खड़ी थी। शेरा उठकर गुस्से से उस चुड़ैल की तरफ बहादुरी दिखाते हुए बढ़ा और उसके चेहरे पर एक मुक्का मार दिया। उसके जैसे हट्टे कट्टे पहलवान का हाथ पड़ने पर अच्छे अच्छे धराशायी हो जाते थे। फिर ये क्या चीज़ थी? लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि उसके घूंसे से वो चुड़ैल हिली तक नहीं। चुड़ैल क्या, उसके घूंसे से उसके चेहरे के बाल तक नहीं हिले। अब शेरा पर भी डर हावी होने लगा। उसको यकीन हो गया था कि सामने जो है वो किसी की शरारत नहीं बल्कि सच में कुछ बला है। डरते हुए वो पीछे हटने लगा और फिर पलटकर भागा। भागते भागते वो पीछे भी देखता जा रहा था कि वो चुड़ैल उसके पीछे आ रही है या नहीं, लेकिन वो चुड़ैल वहीं पर खड़ी रही। वो उस गली के बिल्कुल अंत तक आ गया। उससे और उस चुड़ैल के बीच अब काफ़ी दूरी हो चुकी थी। वो रुका और हाँफते हुए पीछे देखा। अंधेरा होने के बावजूद उसे उस चुड़ैल का साया गली के दूसरे छोर पर साफ दिख रहा था। और फिर तब उस चुड़ैल ने वो हरकत की जिससे शेरा की बची खुची हिम्मत भी जवाब दे गई। उस चुड़ैल ने 3 छलांगे लगाई। पहली छलांग सेठ जी के घर की छत पर, दूसरी छलांग वहां से कुछ दूरी पर मौजूद एक दूसरे घर की छत पर, और तीसरी छलांग में वो सीधा शेरा के सामने आ गई। उसकी ये हरकत देखकर शेरा दंग रह गया। ये जो भी चीज़ थी, पक्के तौर पर ना तो ये इंसान थी और ना ही कोई जानवर। उसके इस तरह से छलांग मारकर सामने आ जाने से शेरा को ये समझ में आ गया था कि इससे बचकर भाग पाना संभव नहीं। अब की बार उस चुड़ैल ने शेरा पर वार किया। एक झटके से उसने शेरा का गला पकड़ लिया और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। उसके जैसे हट्टे कट्टे पहलवान को एक हाथ से उठाना दूसरे पहलवानों के लिए भी मुमकिन नहीं था। वो चुड़ैल उसका गला पकड़े हुए ही उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लेकर आई, और फिर शेरा ने भी देखा उस चुड़ैल की उन आँखों को जो रामलाल ने देखी थी। ये आँखें शायद डर की असली परिभाषा थी। उन आँखों को देखकर शेरा का खून सूख गया। वो चीखना चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका गला इतनी ताकत से पकड़ा गया था कि उसके हलक से चू तक की आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। लेकिन उसे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस चुड़ैल ने ही शेरा की आंखों में देखते हुए एक जोर की चीख मारी। ये चीख नूरा और कल्लू ने भी सुनी, और साथ में शायद गांव के दूसरे लोगों ने भी, क्योंकि इस चीख के बाद कुछ घरों में बत्तियां जलने लगी थी। चुड़ैल को भी इस बात का एहसास हो गया कि उसकी चीख से लोगों की नींद टूट गई है, इसलिए उसने भी शेरा का गला छोड़कर वहीं पर पटक दिया। अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद वो आज उसे मार ही डालती। गला छूटने पर शेरा खांसता हुआ जमीन पर लेट गया। इतनी पास से उस चुड़ैल को देखने के डर और सांस लगभग रुक जाने की वजह से उसको बेहोशी सी होने लगी थी। लेकिन बेहोश होने से पहले उसने उस चुड़ैल को छलांग मारकर भागते हुए देख लिया था, और उसने पक्के तौर पर देखा कि चुड़ैल ने सेठ जी की कोठी की छत पर छलांग मारी थी। सुबह होने पर रत्ना उन दोनों लड़कों को ढूंढ रही थी, लेकिन वो दोनों ही अपने अपने घरों में दुबके पड़े थे। रात को उन दोनों ने कुछ बाकी के गांव वालों की सहायता से शेरा को उठाकर उसको उसके घर पर छोड़ा था। इन तीनों के अलावा गांव के उन लोगों ने भी उस चुड़ैल को छतों पर से कूदते हुए देखा था, इसीलिए सुबह से ही गांव में हलचल थी। लोग शेरा के घर में जमा होकर उससे बीती रात की घटना के बारे में पूछ रहे थे। रत्ना भी उसके घर आ गई। उसने देखा शेरा सहमा हुआ सा कंबल ओढ़कर अपने बिस्तर पर बैठा था और रात की घटनाओं के बारे में बता रहा था। उसकी बातें सुनकर रत्ना कल्पना करने लगी कि कैसे शेरा को उठाकर फेंका होगा उस चुड़ैल ने। एक हट्टे कट्टे आदमी को ऐसे उठाकर फेंकता सोचकर और उसकी अभी की हालत देखकर रत्ना को हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसको हंसता देखकर गांव के बाकी के कुछ और लोग भी हंसने लगे। ये वो लोग थे जिन्होंने खुद चुड़ैल को नहीं देखा था और उनको शेरा की बातों पर यकीन नहीं था। उनको इस तरह से अपना अपमान करता देख शेरा उनको गालियां देने लगा
कुछ लोग शेरा की तरफदारी कर रहे थे और कुछ लोग उसका यकीन नहीं कर रहे थे। जिन लोगों को शेरा की बातों और चुड़ैल पर यकीन था, वो लोग सेठ जी के घर काम करने वाले लोगों पर भी दबाव डाल रहे थे कि उनको बताया जाए कि उनकी एक बहू शायद से चुड़ैल है। लेकिन वो लोग सेठ जी के डर के कारण किसी भी तरह से इस बात को आगे बढ़ाने से बच रहे थे। इस बहस की वजह से पूरा गांव ही जैसे अलग अलग गुटों में बंट चुका था। हंसते खेलते गांव में चुड़ैल की वजह से फूट पड़ गई थी। रातों को चुड़ैल का आतंक अभी भी बरकरार था। हर रात वो किसी न किसी जानवर का शिकार करती। अब तक गांव के लगभग हर व्यक्ति ने किसी न किसी तरह से चुड़ैल की उपस्थिति महसूस कर ली थी। पूरा गांव ही चुड़ैल के डर की वजह से अंधेरा होते साथ ही अपने अपने घरों में दुबक जाता। आपस में फूट पड़ जाने की वजह से अब कोई भी मिलकर चुड़ैल से छुटकारा पाने की नहीं सोच रहा था। सबके सब बस अपनी जान बचाने में तुले हुए थे। शायद रत्ना गांव की इकलौती ऐसी थी जो उस चुड़ैल से छुटकारा पाने का सोच रही थी। उसको कुछ भी करके चुड़ैल के कपड़े का टुकड़ा चाहिए था। इसके लिए उसने अब एक नई चाल चली। उसने सेठ जी के घर काम करने वाली एक नौकरानी को मनाया। उसने उसे कुछ पैसे देकर तीनों बहुओं का रुमाल लाने के लिए मना लिया। रत्ना को खुद नहीं पता था कि तीनों में से चुड़ैल कौन है, इसलिए उसने तीनों पर ही टोटका करने का निश्चय किया। अब एक दो दिन में साफ हो जाएगा कि तीनों में से चुड़ैल कौन है। रत्ना के टोटका करे 2 दिन हो चुके थे। इन 2 दिनों में वो चुड़ैल एक भी बार नहीं देखी गई थी और गांव में किसी का कोई भी जानवर हताहत नहीं हुआ था। ऊपर से सेठ जी के यहाँ काम करने वाले नौकरों द्वारा पता चला कि मंझली बहू यानी कनिका को कुछ अजीब रोग लग गया है। वो जानवरों के जैसे चीख मारते हुए दर्द से छटपटा रही है। उनको अपने कमरे में बंद कर दिया गया है और घर वालों के अलावा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उनकी चीखें इतनी डरावनी और तेज हैं कि गांव वालों को कोठी के बाहर भी सुनाई दे रही हैं। इसका एक ही मतलब हो सकता था, कनिका ही चुड़ैल है। रत्ना अब कनिका के बारे में और भी चीज़ें पता करने में लग गई। जिस गांव से कनिका थी, उसने वहाँ के कुछ लोगों से उसके बारे में पता किया। उसको पता चला कि बचपन में कनिका को नींद में चलने की बीमारी थी। एक बार नींद में चलते हुए वो घर से बाहर चली गई और एक पेड़ के नीचे सोती हुई पाई गई। उसके बाद से उसका व्यवहार बदल सा गया। कहाँ पहले वो हंसती खेलती रहती थी, अब अकेली और चुपचाप सी रहने लग गई थी। ये जानकारी पता चलने के बाद रत्ना समझ गई कि शायद से चुड़ैल कनिका के शरीर में वास कर रही है। यानी अगर चुड़ैल को उसके शरीर से निकाल दें तो वो फिर से सामान्य जीवन बिता सकती थी। ये जानकारी रत्ना ने रामलाल और गांव के बाकी लोगों को भी बता दी। लोग 2 दिनों से कनिका की चीखें वैसे ही सुन रहे थे। उनको यकीन हो गया कि कनिका ही चुड़ैल है। दबे मुंह से वो सेठ जी पर भी सवाल उठाने लगे कि अपनी बहू की वजह से उन्होंने पूरे गांव की जिंदगियां जोखिम में डाल रखी हैं। अब पूरे गांव में एक दूसरे और सेठ जी के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा था। तीन दिन बीत चुके थे। चुड़ैल 3 दिनों से नहीं देखी गई, लेकिन कनिका की चीखें दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही थी। चौथे दिन गांव वालों ने महसूस किया कि सेठ जी की कोठी में ज़्यादा ही हलचल है। कनिका की चीखें बेहद तेज और डरावनी हो गई थी। ऐसा लग रहा था उसके शरीर के अंदर से कोई और ही चीख रहा है। गांव वालों ने देखा कि उनकी कोठी में एक व्यक्ति को लाया गया जो देखने में तांत्रिक और ओझा जैसा लग रहा था। उसके आने के 1 घंटे बाद कनिका की चीखें आना बंद हो गई। इसके 2 ही मतलब हो सकते थे, या तो उसके शरीर से चुड़ैल को निकाल दिया गया होगा या फिर रत्ना का टोटका टूट चुका है। उसी शाम को सेठ जी के घर की वही नौकरानी रत्ना से मिली। उसने बताया कि उस ओझा ने आते साथ ही कनिका की हालत देख करके बता दिया कि इस पर टोटका किया गया है। उसने ये भी बता दिया कि टोटका करने के लिए उनके किसी कपड़े का सहारा लिया गया है। उसने टोटका तोड़ दिया और सेठ जी ने सभी नौकरों को कनिका के कपड़ों से दूर रहने के निर्देश दे दिए। अब उनका कोई भी कपड़ा दोबारा लाना मुमकिन नहीं होगा। पर अच्छी बात यह थी कि सेठ जी ने इस बारे में ज़्यादा पूछताछ नहीं की कि क्या कपड़ा इस्तेमाल हुआ
कौन उस कपड़े को ले गया और टोटका किया किसने। इसका मतलब वो नौकरानी और रत्ना दोनों ही सुरक्षित थे। ये खबर रत्ना के लिए अच्छी भी थी और बुरी भी। अच्छी इसलिए कि वो सेठ जी के गुस्से से बच गई थी, और बुरी इसलिए कि उसको पता था आज रात से वो चुड़ैल फिर से रातों को निकलेगी और अपना गुस्सा निकालेगी। उसका सोचना सही था। रात को चुड़ैल वापस आ गई। उस रात उसने कई जानवर मारे, लोगों के घरों में टूट फूट की। रातों को लोगों के घरों में दस्तक भी दी। घरों में दस्तक देकर वो हर घर में एक ही चीज़ पूछ रही थी, टोटका किसने किया। रत्ना और उस नौकरानी के अलावा गांव में किसी को भी नहीं पता था कि यह टोटका रत्ना ने किया, और ये बात दोनों में से कोई भी किसी को नहीं बताने वाला था। इसीलिए चुड़ैल गुस्से में रातों को गांव में घूमती रही। चुड़ैल के इस व्यवहार की वजह से गांव वाले अब उससे पहले से भी ज़्यादा डरने लगे। अब वो दिन में भी सेठ जी की कोठी के सामने से जाने से डरने लगे। कोठी के नौकर भी कनिका के सामने जाने से डरने लगे थे। गांव के लोगों में आपस में बढ़ते अविश्वास, लोगों में डर और धमकियों की वजह से चुड़ैल अब बेखौफ हो चुकी थी। उसे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसे देखे या ना देखे। सबको विश्वास हो गया था कि कनिका ही चुड़ैल है। अब रातों को अक्सर वो छतों पर छलांगे मारती हुई दिख जाती थी। जो भी ये नज़ारा गलती से भी देख लेता, वो अंदर तक डर के मारे कांप जाता। ये दृश्य था ही इतना भयानक। एक डरावनी औरत रातों को गांव की छतों पर एक ओर से दूसरी ओर बिजली की गति से कूद रही हो। ये दृश्य अच्छे से अच्छे बहादुर इंसान के इरादे भी पीस डालता था। इस चुड़ैल का जहां मन होता वो वहां जाती। जिसके मवेशी का उसको शिकार करना होता वो उसका शिकार करती, जैसे अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। गांव वाले बस अपने अपने परिवार और अपने अपने मवेशियों की हिफाजत के बारे में ही सोच रहे थे। वो सिर्फ चुड़ैल ही नहीं, बल्कि सेठ जी के डर की वजह से भी कुछ भी कर पाने में विवश महसूस कर रहे थे। ऐसी ही एक रात को वो चुड़ैल छतों पर बैठी अपने शिकार को टटोल रही थी। गांव वाले अपने अपने मवेशियों को कहाँ छुपाते हैं ये उसे पता था। वो तो बस ये निर्णय कर रही थी कि आज किस घर के जानवर का शिकार करे। वो सोच ही रही थी कि उसके कानों में एक आवाज़ आई। ये एक भैंस की आवाज़ थी। वो उस आवाज़ की दिशा में बिजली के जैसे फुर्ती दिखाते हुए पहुंची। उसने देखा वहां पर एक भैंस सच में खड़ी थी और चारा खा रही थी। गांव वाले अपने जानवरों को रात को छुपा देते थे, लेकिन शायद से भैंस किसी तरह अपने बाड़े में से निकल भागी। शिकार के खुद चलकर सामने आ जाने से वो चुड़ैल एक डरावने तरीके से मुस्कुराई। अगर इस समय कोई उसे देखता तो उसे दिल का दौरा पक्के से पड़ जाता। रात के अंधेरे में दीवार पर छिपकली के जैसे चिपकी डरावनी औरत, उसके चेहरे के सामने पूरे बाल, बड़ी बड़ी पीली आंखें और उनमें बारीक पुतलियां, फटे हुए होठों पर भयानक मुस्कान और उसमें से निकलते उसके लंबे पैने दांत। ये नज़ारा देखकर इंसान के मन में जो भावनाएं आती हैं, डर उसी को कहते हैं। वो भैंस इत्मीनान से चारा खा रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि आज वो शिकार बनने वाली है। काश वो अपने बाड़े से बाहर ना निकली होती। वो चुड़ैल दीवार पर हाथों और पैरों के बल रेंगते हुए धीरे से नीचे आ गई। किसी शिकारी जानवर की तरह वो चुपके से उस भैंस के पीछे जाने लगी। वो शिकार करने का पूरा लुत्फ उठाना चाहती थी। बस थोड़ी पास और, फिर वो एक छलांग मारकर उसके गले पर अपने नाखूनों से प्रहार करेगी। उससे वो भैंस आवाज़ भी नहीं निकाल पाएगी और एक दर्दनाक मौत मरेगी। उस चुड़ैल को ये सब सोचते सोचते खुशी हो रही थी। थोड़ा और पास जाने पर अचानक से एक टन की आवाज़ हुई। चुड़ैल को समझ में नहीं आया कि ये आवाज़ कहाँ से हुई। वो इधर उधर देखने लगी। फिर तब उसका ध्यान गया अपने पैरों पर। उसके एक पैर पर लोहे का एक शिकंजा कस चुका था, जो एक मोटी जंजीर से लगा हुआ था। उस जंजीर का दूसरा सिरा दीवार से लगा हुआ था। उस फंदे को बेहद चतुराई से छुपाया गया था। चुड़ैल को समझते देर नहीं लगी कि ये उसे पकड़ने की एक चाल थी। कुछ ही देर में वहाँ पर गांव वाले इकट्ठा होने लगे। उनके हाथों में मशाल, लाठी और दूसरे हथियार थे।
चुड़ैल हैरानी से इधर उधर सबको देखने लगी। उसके हिसाब से तो गांव में आपस में फूट डल चुकी थी और वो सभी उससे डरे हुए थे, लेकिन यहाँ तो इन लोगों ने आपस में मिलकर उसे ही पकड़ने की चाल रच डाली। लेकिन इन लोगों ने ऐसी चाल इतने अच्छे से संपन्न कैसे कर ली? इसका जवाब उस चुड़ैल को अगले ही मिनट में मिल गया, जब इस पूरी साजिश के नेता उसके सामने आए। ये कोई और नहीं, खुद सेठ जी ही थे। उन्होंने कब गांव वालों के साथ में ये चाल रच डाली, किसी को पता भी नहीं चला, खुद उस चुड़ैल को भी नहीं। सेठ जी को सामने देखकर वो चुड़ैल डरावनी आवाज में बोली, अच्छा, तो तुम लोगों में एकता अभी खत्म नहीं हुई। कोई बात नहीं, तुम्हें क्या लगता है ये मामूली सी कड़ी और जंजीर मुझे रोक सकेगी? अगर तुम लोगों को सच में ऐसा लगा तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं। उसकी बात सही थी। इतनी ताकतवर चुड़ैल के लिए वो जंजीर तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो चुड़ैल अब उस जंजीर को अपने हाथों से तोड़ने लगी और गांव वाले डरे हुए से उसको तोड़ते हुए देख रहे थे। उसके बंधे होने के बावजूद किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो चुड़ैल के पास जाए। लेकिन वो चुड़ैल जंजीर को नहीं तोड़ पाई, बल्कि वो तो इंसानों की ही तरह जंजीर तोड़ने के प्रयास के बाद थक गई और हाँफने लगी। उसकी खुद की समझ में नहीं आया कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। इसका जवाब सेठ जी ने दिया, बेकार की कोशिशें मत कर चुड़ैल, ये मामूली जंजीरें नहीं हैं। इनको हमने एक पहुंचे हुए साधु के द्वारा अभिमंत्रित किया है। उन्हीं साधु को ढूंढने और उनसे तुझसे छुटकारा पाने का उपाय जानने के लिए हम इतने दिनों से चुप थे, और तुझे लगा कि तुझसे डर गए, और हम लोगों में वाकई आपस में फूट डल गई। कोई भी काली शक्ति इस जंजीर को नहीं तोड़ सकती। तू चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन इस जन्म में तू इस जंजीर से नहीं छूट सकती। ये बात चुड़ैल के लिए भी अब परेशानी खड़ी करने वाली थी। सिर्फ कैद होना अलग बात थी, लेकिन इस जंजीर की शक्ति की वजह से वो खुद को कमज़ोर महसूस कर रही थी, वरना थकावट तो उसने आज तक महसूस ही नहीं की थी। अगर वो जल्दी कुछ नहीं करेगी तो ये लोग उस पर हमला करके घायल कर सकते थे। सेठ जी ने अपनी बात खत्म करने के बाद गांव वालों को इशारा किया, मारो इसे लाठियों से, आज इस चुड़ैल का पर्दाफाश होकर रहेगा। गांव वाले उसकी बात सुनकर धीरे धीरे चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगे। चुड़ैल बंधी तो हुई थी, लेकिन उन लोगों के मन में अभी भी उसका खौफ बरकरार था। उस चुड़ैल ने भी ये बात भांप ली और उनकी तरफ देखकर डरावनी चीख मारने लगी। उसकी चीख सुनकर गांव वाले फिर से डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उनको पीछे हटता देख चुड़ैल खुश होने लगी। शायद उसे समय मिल जाएगा और यहाँ से निकलने की कोई तरकीब सूझ जाए। तभी उस चुड़ैल के सिर के पीछे से लाठी से एक जोरदार वार हुआ। सामान्य स्थिति में तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिलहाल वो कमज़ोर थी, इसलिए इतनी तेज लाठी पड़ने की वजह से वो गिर गई और उसके सिर पर रखा साड़ी का पल्लू भी गिर गया। ये लाठी का वार करने वाला शख्स था शेरा। वो उस चुड़ैल से बदला लेने की फिराक में था। इसने उसकी बहादुरी पर सवाल जो खड़े किए थे। अपने ऊपर इस तरह हमला होने की वजह से वो चुड़ैल गुस्से में धीरे धीरे खड़ी हुई। गुस्से की वजह से वो अपने सिर पर वापस पल्लू रखना भूल गई, जिसकी वजह से उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि उसका चेहरा अभी भी भयानक सा और अमानवीय था, लेकिन अब लोगों को साफ समझ में आ गया कि ये चुड़ैल आखिर है कौन। गांव के लोगों ने हैरानी से सेठ जी की तरफ देखा। वहीं सेठ जी के चेहरे पर कठोर भाव आ गए, जैसे उन्हें पहले से ही शक हो चुका था। फिर सेठ जी ने उस चुड़ैल को उसका नाम लेकर पुकारा, रत्ना, मुझे पहले ही शक हो गया था कि ये तू ही है। तूने ही सबसे पहले चुड़ैल की अफवाह उड़ाई। तूने ही हमारी बहुओं पर इल्ज़ाम लगाया। तेरी ही मवेशियों पर सबसे पहले हमले हुए। तूने ही हमारी बहू पर टोटका किया और फिर तूने ही गांव वालों में आपस में लड़ाई करवाने की कोशिशें की। तुझे क्या लगा जो सब गांव में होता है मुझे इसकी जानकारी नहीं? मेरे लोग मेरे बहुत वफादार हैं। वो जानते हैं खबर अच्छी हो या बुरी, मैं उनको कभी कुछ नहीं करूँगा। ये तुझसे पहली गलती हुई कि तूने गांव वालों की ईमानदारी और वफादारी पर शक किया। उस नौकरानी ने मुझे उसी दिन बता दिया था कि टोटका तूने किया है।
लेकिन इस बात को हमने राज रखा। और तेरी दूसरी गलती वो तूने तब की जब तूने शेरा का गला पकड़कर चीख मारी। हमारे ही घर के इतनी पास अगर कोई ऐसी चीख मारेगा तो क्या हमारी नींद नहीं खुलेगी? उस रात को सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि हमारे घर के और भी लोगों ने तुझे छतों से भागते हुए देख लिया था, वो भी साथ में। और सबसे अच्छी बात ये कि हमारी तीनों बहुएं उस समय हमारे साथ थी। हम सब ने ही तुझे देखा था, इसलिए उनके चुड़ैल होने का तो सवाल ही नहीं था। उसके बाद ही मेरा शक तेरे पर गया और हमने कुछ विश्वसनीय साथियों के साथ ये चाल चली। सेठ जी की बातें सुनकर वो चुड़ैल उर्फ रत्ना, जो कि चरवाहे रामलाल की पत्नी थी, सत्ते में आ गई। हाँ, उस रात उसने चीख मारी थी। उस रात उसका चीखना उसकी खुद की योजना का हिस्सा नहीं था, लेकिन जब शेरा ने उसे घूंसा मारा तो उसकी हिम्मत देखकर उसको गुस्सा आ गया। वो नहीं चाहती थी कि गांव में कोई भी उसकी हिम्मत की दाद दे, इसलिए उसकी बहादुरी को तोड़ना उसके लिए ज़रूरी था। इसीलिए अगले दिन रत्ना ने शेरा की हंसी भी उड़ाई थी, ताकि लोग उसकी हिम्मत को भूलकर उसका मजाक बनाने लगे। उस दिन एक मामूली से घूंसे से रत्ना इतना गुस्सा हो गई थी, लेकिन फिर अभी आज तो उसने पूरी लाठी उसके सिर पर दे मारी थी और उस लाठी की वजह से वो ज़मीन पर भी गिर गई थी। उसने महसूस किया कि शेरा के इस वार से गांव वालों का आत्मविश्वास जाग रहा है। उनका आत्मविश्वास तोड़ने के लिए उसने फिर से चीख मारी। ये चीख पहली वाली चीखों से भी ज़्यादा तेज और भयानक थी। बेहद डरावने ढंग से गुर्राते और फुफकारते हुए वो शेरा की तरफ मुड़ी। शेरा ने फिर से लाठी से उस पर वार किया, लेकिन इस बार रत्ना तैयार थी। भले ही वो बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी वो सभी गांव वालों पर अकेली ही भारी पड़ सकती थी। उसने फुर्ती से शेरा की लाठी पकड़ ली और अपने आज़ाद पैर से उसके पेट पर एक लात मारी। उसकी ताकतवर लात से शेरा कुछ दूर पर जाकर गिरा। रत्ना ने लाठी वहीं पर पटक दी और फिर उसने अपने नाखूनों को आगे करके एक छलांग भरी। वो सीधा शेरा के ऊपर कूदकर अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डालना चाहती थी, लेकिन किस्मत से जिस जंजीर से वो बंधी हुई थी उसकी लंबाई छोटी पड़ गई और वो सिर्फ उसके पैरों तक ही पहुंच पाई। फिर भी उसने अपने नाखून शेरा के पैरों में इतने अंदर घुसा दिए कि वो आर पार हो गए। शेरा दर्द से कराह उठा और उसकी पहुंच से दूर होने की कोशिश करने लगा। उसे दर्द से छटपटाता देख रत्ना को बेहद मज़ा आ रहा था और वो फिर से उसी डरावने अंदाज में हंसने लगी। शेरा की ये हालत देखकर अब गांव वालों में जोश आया और वो उस चुड़ैल के पास भागकर जाने लगे। उस चुड़ैल का एक पैर जंजीर से बंधा हुआ था और दोनों हाथ उसने शेरा के पैर में घुसा रखे थे, इसलिए अभी उस पर हमला किया जा सकता था। गांव वालों ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर उस पर लाठियों से वार करना शुरू कर दिया। एक साथ इतनी लाठी की वार की वजह से रत्ना को शेरा को छोड़ना पड़ा और वो अपना बचाव करने लगी। छूटने पर शेरा जल्दी से रत्ना की पहुंच से दूर हो गया, लेकिन जख्मों की वजह से अब उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। रत्ना जैसी शक्तिशाली चुड़ैल के लिए एक साथ इतने सारे गांव वालों का सामना करना कोई मुश्किल नहीं थी। वो तो उन सबको उनकी पलकें झपकाने से पहले ही मार सकती थी, लेकिन फिलहाल वो अभिमंत्रित कड़ियों में कैद थी और उसने महसूस किया कि जितना समय वो इन कड़ियों में बिताती है उतनी ही कमज़ोर होती जा रही है। अगर वो कुछ समय और ऐसी बंदी रहती तो यकीनन उसकी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती। इसी वजह से अब रत्ना को गांव वालों से अपना बचाव करने में कठिनाई होने लगी। वो लाठी के वारों को रोक तो रही थी, लेकिन गांव वालों की इतनी संख्या होने और उस पर कमजोरी हावी होने की वजह से अब इक्का दुक्का लाठी उसके सिर पर पड़ ही जाती। अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी बची हुई ताकत से गांव वालों को धक्का मारकर अपने से दूर किया। फिर वो जंजीर के दूसरे छोर में गई, जो कि दीवार से लगा हुआ था। भले ही वो जंजीर या कड़ी को नहीं तोड़ सकती थी, लेकिन जंजीर का दूसरा सिरा तो उखाड़ सकती थी ना। पूरी ताकत लगाने के बाद आखिर वो जंजीर दीवार से उखड़ ही गई। रत्ना आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन उसके पैर अभी भी बेड़ियों में थे, इसीलिए वो कमज़ोर थी और गांव वालों को मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। वो फिर से उसी तरह छिपकली की तरह सपाट दीवार पर चढ़कर छत पर पहुंची।
गांव वाले वहां उसका पीछा नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो उस दीवार के नीचे ही आ गए। छत पर पहुंचकर रत्ना ने गांव वालों और सेठ जी की तरफ देखा और चीख मारकर हाँफते हुए कहने लगी, इस सदी में भी तुम लोग बच गए। कोई बात नहीं, मैं वापस आऊंगी। तुम सब के सब तो बूढ़े होकर मर जाओगे, लेकिन मैं हमेशा रहूंगी। फिर से आज रात की ये घटना एक किस्सा कहानी बनकर रह जाएगी। फिर से गांव में नई पीढ़ी आएगी जो इस घटना पर विश्वास नहीं करेगी। फिर से मैं इस गांव की बहू बनकर आऊंगी और इस गांव को उजाड़ दूंगी। तुम चाहो रहो या ना रहो, मैं और मेरा श्राप हमेशा रहेगा। ये चेतावनी देने के बाद रत्ना अंधेरे में गायब हो गई। गांव वालों ने कुछ दूर उसका पीछा किया और ढूंढने की कोशिशें भी की, लेकिन ना जाने वो कहाँ चली गई। उसके ना मिलने के बाद सभी गांव वाले भी वापस आ गए। इस पूरी घटना को रामलाल ने भी देखा था, वो जो सालों से इस चुड़ैल के पति के तौर पर रह रहा था। रत्ना जब भी रातों को चुड़ैल के वेश में निकलती, वो रामलाल के ऊपर एक तरह का जादू करके जाती थी। इससे रामलाल की नींद सुबह होने से पहले कभी नहीं खुलती थी। सुबह होने पर पूरे गांव में तरह तरह की बातें हो रही थी। जो कुछ रात को हुआ उसको ध्यान में रखते हुए क्या गांव के बाहर से बहुएं लाना सही रहेगा? फिलहाल तो सभी इस पक्ष में थे कि नहीं लाना चाहिए, आगे का बाद में देखा जाएगा। लेकिन ऐसा कब तक चलता? समय के साथ गांव में शादी के लिए लड़कियों की कमी फिर से होने लगी। इस वजह से गांव के लड़के गांव ही छोड़कर जाने लगे। चुड़ैल का श्राप सिर्फ गांव तक सीमित था, इसीलिए वो गांव से बाहर शादी करके गांव के बाहर ही बसने लगे। जो लोग पहले से शादीशुदा थे वो अभी भी गांव में ही रहते थे। कुछ समय में ही आधुनिकीकरण और शहरीकरण भी शुरू हो गया। जो लोग गांव में थे उनके बच्चे भी या तो दूसरे गांव में शादी करके वहीं बस जाते या फिर शहर में बस जाते। देखते ही देखते अगले कुछ दशकों में गांव में गिनती के बुजुर्ग ही बचे। सारे जवान और बच्चे दूसरे गांव या शहर में बस चुके थे। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर जीत किसकी हुई? गांव वालों की जिन्होंने चुड़ैल से अपने गांव को बचा लिया, या फिर उस चुड़ैल की जिसने गांव को उजाड़ने का श्राप दिया था? देखा जाए तो गांव वालों ने चुड़ैल को कमज़ोर करके भगा दिया था, और कहीं ना कहीं चुड़ैल का श्राप भी सच हो ही गया था, क्योंकि गांव के बुजुर्गों की आखिरी पीढ़ी खत्म होने के बाद अब अगले कुछ सालों में गांव पूरी तरह से वीराने में बदल ही जाएगा। इसीलिए एक तरह से दोनों ही पक्षों की जीत भी हुई और दोनों ही पक्षों की हार। किसकी हार हुई और किसकी जीत, इसका निर्णय आप खुद कीजिए।